कहानी का शीर्षक है एक ठहरा हुआ चाकू। इसके लेखक हैं श्री मोहन राकेश। अजीब बात थी, खुद कमरे में होते हुए भी बाशी को कमरा खाली लग रहा था। उसे काफी देर हो गई थी कमरे में आए, या शायद उतनी देर नहीं हुई थी जितनी कि उसे लग रही थी। वक्त उसके लिए दो तरह से बीत रहा था, जल्दी भी और आहिस्ता भी। उसे दरअसल वक्त का ठीक एहसास नहीं हो रहा था। कमरे में कुछ एक कुर्सियां थीं, लकड़ी की, वैसी ही जैसी सब पुलिस स्टेशनों पर होती हैं। कुर्सियों के बीचों बीच एक मेजनुमा तिपाई थी, जो कि कुहनी ऊपर रखते ही झूलने लगती थी। 8 फुट और 8 फुट का वह कमरा इनसे पूरा घिरा था। टूटे पलस्तर की दीवारें कुर्सियों से लगभग सटी जान पड़ती थीं। शुक्र था कि कमरे में दरवाजे के अलावा एक खिड़की भी थी। बाहर अहाते में बार बार चरमराते जूतों की आवाज सुनाई देती थी। यही वह सब इंस्पेक्टर था जो उसे कमरे के अंदर छोड़ गया था। उस आदमी का चेहरा आंखों से दूर होते ही भूल जाता था, पर सामने आने पर फिर एकाएक याद हो आता था। कल से आज तक वह कम से कम 20 बार उसे भूल चुका था। उसने सुलगाने के लिए एक सिगरेट जेब से निकाली, पर यह देखकर कि उसके पैरों के पास पहले ही काफी टुकड़े जमा हो चुके हैं, उसे वापस जेब में रख लिया। कमरे में एक एशट्रे का न होना उसे शुरू से ही अखर रहा था। इस वजह से वह एक भी सिगरेट आराम से नहीं पी सका था। पहला सिगरेट पीते हुए उसने सोचा था कि पीकर टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंक देगा, पर उधर जाकर देखा कि खिड़की के ठीक नीचे एक चारपाई बिछी है, जिस पर लेटे या बैठे हुए दो एक कांस्टेबल अपना आराम का वक्त बिता रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बार खिड़की के पास नहीं गया। अकेले कमरे में वक्त काटने के लिए सिगरेट पीने के अलावा भी जो कुछ किया जा सकता था, वह कर चुका था। जितनी कुर्सियां थीं, उनमें से हर एक पर एक एक बार बैठ चुका था। उनके गिर्द चहलकदमी कर चुका था। दीवारों के पलस्तर दो एक जगह से उखाड़ चुका था। मेज पर एक बार पेंसिल से और न जाने कितनी बार उंगली से अपना नाम लिख चुका था। एक ही काम था जो उसने नहीं किया था, वह था दीवार पर लगी क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर को थोड़ा तिरछा कर देना। बाहर अहाते से लगातार जूते की चरमर सुनाई न दे रही होती, तो अब तक उसने यह भी कर दिया होता। उसने अपनी नब्ज पर हाथ रखकर देखा कि बहुत तेज तो नहीं चल रही। फिर हाथ हटा लिया कि कोई उसे ऐसा करते देख न ले। उसे लग रहा था कि वह थक गया है और उसे नींद आ रही है। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। ठीक से क्या, शायद बिल्कुल नहीं आई थी। या शायद नींद में भी उसे लगता रहा था कि वह जाग रहा है। उसने बहुत कोशिश की थी कि जागने की बात भूलकर किसी तरह सो सके, पर इस कोशिश में ही पूरी रात निकल गई थी। उसने जेब से पेंसिल निकाल ली और बाएं हाथ पर अपना नाम लिखने लगा, बाशी बाशी बाशी। सुभाष सुभाष सुभाष। आज सुबह यह नाम प्रायः सभी अखबारों में छपा था। रोज के अखबार के अलावा उसने 3-4 अखबार और खरीदे थे। किसी में 2 इंच में खबर दी गई थी, किसी में 2 कॉलम में। जिसने 2 कॉलम में खबर दी थी, वह रिपोर्टर उसका परिचित था। वह अगर उसका परिचित न होता तो शायद वह अब अपनी हथेली पर दूसरा नाम लिखने लगा, वह नाम जो उसके नाम के साथ साथ अखबारों में छपा था, नत्था सिंह नत्था सिंह नत्था सिंह। यह नाम लिखते हुए उसकी हथेली पर पसीना आ गया। उसने पेंसिल रखकर हथेली को मेज से पोंछ लिया। जूते की चरमर दरवाजे के पास आ गई। सब इंस्पेक्टर ने एक बार अंदर झांककर पूछ लिया, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, उसने सिर हिला दिया। उसे तब एशट्रे का ध्यान नहीं आया। पानी वानी की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। उसने फिर सिर हिला दिया कि जरूरत होगी तो मांग लेगा। साथ पूछ लिया, अभी और कितनी देर लगेगी? अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, सब इंस्पेक्टर ने दरवाजे के पास से हटते हुए कहा।
15-20 मिनट में ही उसे ले आएंगे। इतना ही वक्त उसे तब बताया गया था जब उसे उस कमरे में छोड़ा गया था। तब से अब तक क्या कुछ भी वक्त नहीं बीता था। जूते के अंदर दाएं पैर के तलवे में खुजली हो रही थी। जूता खोलकर एक बार अच्छी तरह खुजला लेने की बात वह कितनी बार सोच चुका था, पर हाथ दो एक बार नीचे झुकाकर भी उससे तस्मा खोलते नहीं बना था। उस पैर को दूसरे पैर से दबाए वह जूते को रगड़कर रह गया। हाथ की पेंसिल फिर चल रही थी। उसने अपनी हथेली को देखा। दोनों नामों के ऊपर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, अगर। अगर अगर कल सुबह वह स्कूटर की बजाय बस से आया होता, अगर बर्फ खरीदने के लिए उसने स्कूटर को दायरे के पास न रोका होता, अगर उसने जूते को फिर जमीन पर रगड़ लिया। मन में मिन्नी का चेहरा उभर आया। अगर वह कल मिन्नी से न मिला होता, वह जो कभी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता था, सिर्फ मिन्नी की वजह से उन दिनों सुबह 6 बजे तैयार होकर घर से निकल जाता था। मिन्नी ने मिलने की जगह भी क्या बताई थी, अजमेरी गेट के अंदर हलवाई की एक दुकान, जिस प्राइवेट कॉलेज में वह पढ़ने आती थी, उसके नज़दीक बैठने लायक और कोई जगह थी ही नहीं। एक दिन वह उसे जामा मस्जिद ले गया था कि कुछ देर वहां के किसी होटल में बैठेंगे, पर उतनी सुबह किसी होटल का दरवाज़ा नहीं खुला था। आखिर मेहतरों की उड़ाई धूल से सिरमोह बचाते वे उसी दुकान पर लौट आए थे। दुकान के अंदर 15-20 मेज़ें लगी रहती थीं। सुबह सुबह लस्सी पूरी का नाश्ता करने वाले लोग वहां जमा हो जाते थे। उनमें से बहुत से तो उन्हें पहचानने भी लगे थे, क्योंकि वे रोज कोने की मेज के पास घंटा घंटा भर बैठे रहते हैं। मिन्नी अपने लिए सिर्फ कोका कोला की बोतल मंगवाकर सामने रख लेती थी, पीती उसे भी नहीं थी। लस्सी पूरी का ऑर्डर उसे अपने लिए देना पड़ता था। जल्दी जल्दी खाने की आदत होने से सामने का पत्ता 2 मिनट में ही साफ हो जाता था। मिन्नी कई बार दो पीरियड मिस कर देती थी, इसलिए वहां बैठने के लिए उसे और पूरी मंगवाकर खाते रहना पड़ता था। उससे सुबह सुबह उतना नाश्ता नहीं खाया जाता था, पर चुपचाप कौर निगलते जाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता था। मिन्नी देखती कि खा खाकर उसकी हालत खस्ता हो रही है, तो कहती कि चलो कुछ देर पास की गलियों में टहल लिया जाए। सड़क पर वे नहीं टहल सकते थे, क्योंकि वहां कॉलेज की और लड़कियां आती जाती मिल जाती थीं। हलवाई की दुकान के साथ से गली अंदर को मुड़ती थी, उससे आगे गलियों की लंबी भूल भुलैया थी, जिनमें से किसी भी तरफ को निकल जाते थे। जब चलते चलते सामने सड़क का मुहाना नजर आ जाता तो वे वहीं से लौट पड़ते थे। इस इतवार को कोई देखने आने वाला है, उस दिन मिन्नी ने कहा था। कौन आने वाला है? कोई है, काठमांडू से आया है। 10 दिन में शादी करके लौट जाना चाहता है। फिर कुछ नहीं आएगा तो मैं उससे साफ साफ सब कह दूंगी। क्या कह दोगी? यह क्यों पूछते हो? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त तुम्हारी ज़बान न खुल सकी तो। उसका खून खौल गया कि एक आदमी, जिसे कि वह जानता तक नहीं, भरे बाजार में उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उससे दफा होने को कह रहा है। उसका चश्मा नीचे गिर गया था। उसे ढूंढते हुए उसने कहा, सरदार, जबान संभालकर बात कर। क्या कहा? जबान संभालकर बात करूं? हरामजादे, तुझे पता है मैं कौन हूं? जब तक उसने आंखों पर चश्मा लगाया। सरदार स्कूटर से नीचे उतर आया था। उसका हाथ कुर्ते की जेब में था। तू जो भी है, इस तरह की बदतमीजी करने का तुझे कोई हक नहीं। कहते न कहते उसने देखा कि सरदार की जेब से निकलकर एक चाकू उसके सामने खुल गया है। तू अगर समझता है कि यह वाक्य वह पूरा नहीं कर पाया। खुले चाकू की चमक से उसकी ज़बान और छाती सहसा जकड़ गईं। उसके हाथ से पैसे वहीं गिर गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठहर मादर, अब जा कहाँ रहा है?
उसने पीछे से सुना। पैसे साहब, यह आवाज स्कूटर वाले की थी। उसने जेब में हाथ डाला और जितने सिक्के हाथ में आए निकालकर सड़क पर फेंक दिए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर की गली बिल्कुल सामने थी, पर उस तरफ न जाकर वह जाने किस तरफ को मुड़ गया। कहाँ तक और कितनी देर तक भागता रहा, इसका होश नहीं रहा। जब होश हुआ तो वह एक अपरिचित मकान के जीने में खड़ा हाँफ रहा था। उसने पेंसिल हाथ में रख दी और हथेली पर बने शब्दों को अंगूठे से मल दिया। तब तक न जाने कितने शब्द और वहां लिखे गए थे जो पढ़े भी नहीं जाते थे। सब मिलकर आड़ी तिरछी लकीरों का एक गुंझल था जो मल दिए जाने पर भी पूरी तरह मिटा नहीं था। हथेली सामने किए वह कुछ देर तक उस अधबुझे गुंझल को देखता। हर लकीर का नोक नुक्ता कहीं से बाकी था। उसने सोचा कि वहां कहीं एक वाश बेसिन होता तो बस दोनों हाथों को अच्छी तरह मलकर धो लेता। हेलो, उसने सिर उठाकर देखा। महेंद्र, जिसके यहाँ वह रहता था, और वह रिपोर्टर जिसने 2 कॉलम में खबर दी थी, उसके सामने खड़े थे। सब इंस्पेक्टर के जूते की चरमर दरवाजे से दूर जा रही थी। तुम इस तरह बुझे से क्यों बैठे हो? महेंद्र ने पूछा। नहीं तो, उसने कहा और मुस्कराने की कोशिश की। ये लोग उसे लॉकअप से यहाँ ले आए हैं। अभी थोड़ी देर में उसे शनाख्त के लिए इधर लाएंगे। उसने सिर हिलाया। वह अब भी वाश बेसिन की बात सोच रहा था। थानेदार बता रहा था कि सुबह सुबह उसके घर जाकर इन्होंने उसे पकड़ा है। ये लोग कब से इसके पीछे थे, पर पकड़ने का कोई मौका इन्हें नहीं मिल रहा था। कोई भला आदमी उसकी रिपोर्ट ही नहीं करता था। उसने अब फिर मुस्कराने की कोशिश की। पेंसिल उसने मेज से उठाकर जेब में डाल ली। मैं आज फिर अखबार में उसकी खबर दूंगा, रिपोर्टर बोला, जब तक इस आदमी को सजा नहीं हो जाती। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसे लगा कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। उसने हल्के से एक कान को सहला लिया। तय हुआ है, महेंद्र ने कहा कि उसे साथ लिए हुए 4 सिपाही अहाते में दाईं तरफ से आएंगे और बाईं तरफ से निकल जाएंगे। उसे यह पता नहीं चलने दिया जाएगा कि तुम यहाँ हो। तुम यहाँ बैठे बैठे उसे देख लेना और बाद में बता देना कि हाँ, यही आदमी है जिसने तुम पर चाकू चलाना चाहा था। वह थानेदार के सामने इतना तो मान गया है कि कल उसने स्कूटर को लेकर झगड़ा किया था, पर चाकू निकालने की बात नहीं मानी। कहता है कि चाकू वाकू तो उसके पास होता ही नहीं। उसके दुश्मनों ने खामख्वाह उसे फंसाने के लिए रिपोर्ट लिखवा दी है। यह भी कह रहा था कि वह तो अब इस इलाके में रहना नहीं चाहता। 2-1 मुकदमों का फैसला हो जाए तो वह इस इलाके से चला जाएगा। वह कुछ देर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर को देखता रहा, फिर अपनी उंगलियों को मलता हुआ आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए थी। तुम फिर वही बुज़दिली की बात कर रहे हो। महेंद्र थोड़ा तेज हुआ। तुम चाहते हो कि ऐसे आदमी को गुंडागर्दी की छूट मिली रहे? उसकी आंखें तस्वीर से हटकर पल भर महेंद्र के चेहरे पर टिकी रहीं। उसे लगा कि जो बात वह कहना चाहता है वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। आपको डर लग रहा है? रिपोर्टर ने पूछा। बात डर की नहीं तो और क्या बात है? महेंद्र फिर बोल उठा। तुम कल भी कंप्लेन लिखवाने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने यह बात भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है, रिपोर्टर ने कहा और एक सिगरेट सुलगा ली। खैर, रिपोर्ट तो अब हो गई है और उस आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महेंद्र बोला, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इतने लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं समझता हूं कि गुंडागर्दी को रोकने में आदमी की जान भी चली जाए तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए। रिपोर्टर ने कश खींचते हुए कहा, इन लोगों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि ये किसी को कुछ समझते ही नहीं। पिछले 2 साल में ही गुंडागर्दी की घटनाएं पहले से 2.25 गुना हो गई हैं, यानी पहले से 175% ज्यादा।
अगर अब भी इनकी रोकथाम न की गई तो 5 साल में आदमी के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्टर के सिगरेट की राख उसके घुटने पर आ गिरी। उसने हल्के से उसे झाड़ दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। ये लोग अब उसके घर चाकू तलाश करने गए हैं। महेंद्र दोनों जेबों में हाथ डाले चलने के लिए तैयार होकर बोला, हो सकता है तुमसे चाकू की शनाख्त के लिए कहा जाए। चाकू की शनाख्त कैसे होगी? उसने इसी स्वर में पूछ लिया। कैसे होगी? महेंद्र फिर उत्तेजित हो उठा। देखकर कह देना कि हाँ यही चाकू है। और शिनाख्त कैसे होती है? पर मैंने चाकू ठीक से देखा नहीं था। नहीं देखा था तो अब देख लेना। हम थोड़ी देर में फोन करके यहाँ से पता कर लेंगे। तुम यहाँ से निकलकर सीधे घर चले जाना और रात को लौटने तक घर पर ही रहना। वे लोग चले गए तो कमरा उसे फिर खाली लगने लगा, बिल्कुल खाली, जिसमें वह खुद भी जैसे नहीं था। सिर्फ कुर्सियां थीं, दीवारें थीं और एक खुला दरवाजा था। बाहर जूते की चरमर अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। सुनो, उसे लगा जैसे उसने मिन्नी की आवाज सुनी हो। उसने आसपास देखा। कोई भी वहां नहीं था। सिर्फ सिर के ऊपर घूमता पंखा आवाज कर रहा था। उसे हैरानी हुई कि अब तक उसे इस आवाज का पता क्यों नहीं चला। उसे तो इतना भी एहसास नहीं था कि कमरे में एक पंखा भी है। सिर कुर्सी की पीठ से टिकाए वह पंखे की तरफ देखने लगा। उसकी तेज रफ्तार में अलग अलग पैरों को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे ख्याल आया कि उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे हैं और वह सुबह से नहाया नहीं है। आज सुबह से ही नहीं, कल सुबह से। कल दिन भर वे लोग स्कूटरों और टैक्सियों में घूमते रहे थे। वह और महेंद्र घर पहुंचकर उसने महेंद्र को उस घटना के बारे में बतलाया तो वह तुरंत ही उस संबंध में कुछ करने को उतावला हो उठा था। पहले उन्होंने दायरे के पास जाकर पूछताछ की। वहां कोई भी कुछ बतलाने को तैयार नहीं था। जो मोची दायरे के पास बैठा था वह सिर झुकाए चुपचाप हाथ से जूते को सीता रहा। उसने कहा कि वह घटना के समय वहां नहीं था, नल पर पानी पीने गया था। और भी जिससे पूछा उसने सिर हिलाकर मना कर दिया कि वह उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर्फ मेडिकल स्टोर के इंचार्ज ने दबी आवाज में कहा, नत्था सिंह को यहाँ कौन नहीं जानता? अभी कुछ ही दिन पहले उसके आदमियों ने पिछली गली में पान वाले का कत्ल किया है। वे 3-4 भाई हैं और इस इलाके के माने हुए गुंडे हैं। खैरियत समझिए कि आपकी जान बच गई, वरना हममें से किसी को इसकी उम्मीद नहीं रही थी। अब बेहतरी इसी में है कि आप इस चीज को चुपचाप पी जाएं और बात को ज्यादा बिखरने न दें। यहाँ आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो। अगर आप पुलिस में रिपोर्ट करें और पुलिस तहकीकात के लिए आए तो सब लोग मुकर जाएंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर महेंद्र का कहना था कि रिपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसे आदमी को सजा दिलवाए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। थानेदार से बात करने पर उसने कहा, हाँ हाँ, रिपोर्ट आपको जरूर लिखवानी चाहिए। इन गुंडों से मत्था लेने में यूं थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही है। और कुछ न करें, आप पर एसिड वेसिड ही डाल दें। ऐसा उन्होंने 2-1 बार किया भी है। पर हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। एक अच्छे शहरी होने के नाते आपका फर्ज है कि आप रिपोर्ट जरूर लिखवाएं। हम लोगों को भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका इसी तरह मिल सकता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वे लोग अखबारों के दफ्तर में गए, एसपी और डीएसपी से मिले। उस दौरान कई बातों का पता चला कि उस आदमी का मुख्य धंधा लड़कियों की दलाली करना है, कि ऊंचे सरकारी और राजनीतिक हलके के अमुक व्यक्तियों को वह लड़कियां सप्लाई करता है, कि उसकी कितनी भी रिपोर्ट की जाए कभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, कि नीचे से अमुक लोग उससे पैसे खाते हैं, कि नीचे से कार्रवाई कर भी दी जाए तो ऊपर से अमुक का फोन आ जाता है जिससे कार्रवाई वापस ले ली जाती है।
वह तो बेचारा सिर्फ दलाली करता है, डीएसपी ने जरूरी फाइलों पर दस्तखत करते हुए कहा। कत्ल करने का उसका हौसला नहीं पड़ सकता। हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अखबारों के चीफ क्राइम रिपोर्टर ने 30,000 कैंटीन की ठंडी चाय के लिए छोकरे को डांट फटकार करते हुए सलाह दी, आप पहला काम यही कीजिए कि जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए। थानेदार मेरा वाकिफ है, आप चाहें तो उससे मेरा नाम ले सकते हैं कि पंडित माधो प्रसाद ने यह राय दी है। वह अकेला नहीं है, एक बहुत बड़ा गिरोह उसके साथ है। हम लोग उनसे उलझ लेते हैं क्योंकि एक तो हम इन सबको पहचानते हैं और दूसरे हिफाजत के लिए रिवाल्वर अपने साथ रखते हैं। ये भी जानते हैं कि जितने बड़े गुंडे ये दूसरों के लिए हैं, उतने ही बड़े गुंडे हम इनके लिए हैं। इसलिए हमसे डरते भी हैं। पर आप जैसे आदमी को तो ये एक दिन में साफ कर देंगे, आपको इनसे बचकर रहना चाहिए। अपनी अनेक राजनीतिक व्यस्तताओं से समय निकालकर उस विभाग के मंत्री ने भी अपने लान में चहलकदमी करते हुए शाम को 1 मिनट उससे बात की छूटते ही पूछा, किस चीज की अदावत थी तुम लोगों में? अदावत का कोई सवाल नहीं था, वह जल्दी कहने लगा। मैं सुबह स्कूटर में घर की तरफ आ रहा था। तुम अपनी शिकायत एक कागज पर लिखकर सेक्रेटरी को दे दो, उन्होंने बीच में ही कहा। उस पर जो कार्रवाई करनी होगी कर दी जाएगी। और वे लान में खड़े दूसरे ग्रुप की तरफ मुड़ गए। रात को घर लौटने पर उसे अपने हाथ पैर ठंडे लग रहे थे, पर महेंद्र का उत्साह कम नहीं हुआ था। वह आधी रात तक इधर-उधर फोन करके तरह तरह के आंकड़े जमा करता रहा। उसे कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए। उसने सोने से पहले आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया। महेंद्र के सो जाने के बाद वह काफी देर साथ के कमरे में आती सांसों की आवाज सुनता रहा था। उस आवाज में उतनी सुरक्षा का एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वह आवाज एक जीवित आवाज उसके बहुत पास थी और लगातार चल रही थी। जितनी जीवित वह आवाज थी उतना ही जीवित था उसे सुन सकना, चुपचाप लेटे हुए, बिना किसी कोशिश के अपने कानों से सुन सकना। गर्मी और उमस के बावजूद रात ठंडी थी। कुछ देर पहले से हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थीं। कभी कभी उसे संदेह होता कि जो आवाज वह सुन रहा है वह रात की ही तो आवाज नहीं, सिर्फ पत्तों के हिलने और बूंदों के गिरने की आवाज की सुनना भी कहीं सुनना न होकर अपने से बाहर का कोरा शब्द ही तो नहीं। तब वह करवट बदलकर अपने हाथ पैरों का होना महसूस करता और फिर से सांसों का शब्द सुनने लगता। खिड़की से कभी कभी हवा का झोंका आता जिससे रोंगटे सिहर जाते थे। उस सिहरन में हवा के स्पर्श के अतिरिक्त भी कुछ होता, शायद रोंगटों में अपने अस्तित्व की अनुभूति। एक झोंके के बीत जाने पर वह दूसरे की प्रतीक्षा करता, जिससे कि फिर से उस स्पर्श और सिहरन को अपने में महसूस कर सके। इस सिहरन के बाद उसे अपना हाथ खाली खाली सा लगता। मन होता कि हाथ में कसने के लिए एक और हाथ उसके पास हो, मिन्नी की पतली और चुभती उंगलियों वाला हाथ। कि हाथ के अलावा मिन्नी का पूरा शरीर भी पास में होए, खरा पर भरा हुआ शरीर जिसके एक एक हिस्से से अपने सिर और होठों को रगड़ता हुआ वह अपने नाक कान गालों से उसकी सांसों का शब्द और उतार चढ़ाव महसूस कर सके। पर मिन्नी वहां नहीं थी और उसके हाथ ही नहीं, पूरा अपना आप खाली था। उसकी आंखें दर्द कर रही थीं और कनपटियों की नसें फड़क रही थीं। अगर वह रात न होकर सुबह होती, एक दिन पहले की सुबह, वह अभी मिन्नी से बात करके उससे अलग न हुआ होता और स्टैंड पर आकर अभी स्कूटर में न बैठा होता। कोई चीज हलक में चुभ रही थी, एक नोक की तरह। बार बार थूक निगलकर उस चुभन को मिटा लेना चाहता। कभी कभी उसे लगता कि किसी हाथ ने उसका गला दबोच रखा है और यह चुभन गले पर कसते नाखूनों की है। तब वह जैसे अपने को उन हाथों से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता।
उसे अपने अंदर से एक हौलनाक सी आवाज सुनाई देती, अपनी तेज चलती सांसों की आवाज। रात तब दिन में और कमरा सड़क में घुल मिल जाता और वह अपने को फूली सांस और अकड़ी पिंडलियों से बेतहाशा सड़क पर भागते पाता। सड़क है सिर्फ सलेटी सड़क जिसका कोलतार जहां तहां से पिघल रहा है। उस पर जैसे उससे आगे आगे दो पैर हैं, उसके अपने पैर। जूते के फीते खुले हैं, पतलून के पायचे जूते में अटक अटक जाते हैं। पर वह सरपट भाग रहा है, जैसे जूते और पायचों के ऊपर ऊपर से आगे एक दूसरे से गड़मड़ मकान हैं। नालियां हैं, लोग हैं, सब उसके रास्ते में हैं, पर कोई भी कुछ भी उसके रास्ते में नहीं है। सिर्फ सड़क है, वह और भागना है। आंख खुल जाती तो बाहर बिजली चमकती दिखाई देती है, फिर मुंद जाती तो कोई चीज अंदर कौंधने लगती। एक जीने की सीढ़ियों ने उसे रस्सियों की तरह लपेट रखा है। एक तेज धार का चाकू उन रस्सियों को काटता आता है। उसके पास आने से पहले ही उसकी धार जैसे शरीर में चुभने लगती है। यह उसकी पीठ है, पीठ नहीं, छाती है। चाकू की नोक सीधी उसकी छाती की तरफ नहीं, गले की तरफ आ रही है। वह उस नोक से बचने के लिए अपना सिर पीछे हटा रहा है, पर पीछे आसमान नहीं, दीवार है। वह कोशिश कर रहा है, वह कोशिश कर रहा है कि उसका सिर दीवार में गड़ जाए, दीवार में अंदर छिप जाए। पर दीवार दीवार नहीं, रस्सियों का जाल है, और जाल के उस तरफ वही चाकू की नोक है। जाल टूट रहा है। सीढ़ियां पैरों के नीचे फिसल रही हैं। क्या वह किसी तरह सीढ़ियों में रस्सियों में उलझा रहकर अपने को नहीं बचा सकता? आंख फिर खुल जाती तो उसे तेज प्यास महसूस होती, पर जब तक वह उठने और पानी पीने की बात सोचता, तब तक आंख फिर झपक जाती। चाप चाप चाप, जूते की आवाज फिर दरवाजे के पास आ गई। वह कुर्सी पर सीधा हो गया। आप तैयार हैं? सब इंस्पेक्टर ने अंदर आकर पूछा। उसने सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि रात से अब तक उसने पानी पिया ही नहीं। तो अपनी कुर्सी जरा तिरछी कर लीजिए और बाहर की तरफ देखते रहिए। हम लोग अभी उसे लेकर आ रहे हैं, कहकर सब इंस्पेक्टर चला गया। चाप चाप चाप, उसे लगा कि उसके हाथों की उंगलियां कांप रही हैं, ऐसे जैसे वे हाथों से ठीक से जुड़ी न हो। साथ के कमरे में एक आदमी रो रहा था। दौलत पे से कोई चीज उससे कबुलवाई जा रही थी। क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर जैसे दीवार से थोड़ा आगे को हट आई थी उसके और जमीन के बीच का फासला भी अब पहले जितना नहीं लग रहा था। चाप चाप चाप, यह कई पैरों की मिलीजुली आवाज थी। साथ के कमरे में पिटाई चल रही थी। बोल हरामजादे, तू किस रास्ते से घुसा था घर के अंदर? और इसके जवाब में आती आवाज, नहीं, मैं नहीं घुसा था, मैं तो उस घर की तरफ गया भी नहीं था। चार सिपाही कमरे के बाहर आ गए थे और उनके बीच था वही सरदार, उसी तरह लुंगी के साथ मखमल का कुर्ता पहने। हथकड़ी के बावजूद उसके हाथ बंधे हुए नहीं लग रहे थे। पल भर के लिए बाशी को लगा जैसे उसे उस आदमी का नाम भूल गया हो। कल दिन में कितनी ही बार, कितने ही लोगों के मुंह से वह नाम सुना था। जिस किसी से बात हुई थी वह उस आदमी को पहले से ही जानता था। अभी कुछ ही देर पहले उसने वह नाम अपनी हथेली पर लिखा था। क्या नाम था वह? दरवाजे के पास आकर वे लोग रुक गए थे, जैसे किसी चीज का पता करने के लिए। थानेदार और सब इंस्पेक्टर में से कोई उनके साथ नहीं था। कहाँ चलना है? इस तरफ, कहता हुआ सरदार उसी दरवाजे की तरफ बढ़ाया। अब वे दोनों आमने सामने थे। चारों सिपाही पीछे चुपचाप खड़े थे।
बाशी को अचानक उसका नाम याद हो आया। नत्था सिन्हा। सुबह प्राय सभी अखबारों में यह नाम पढ़ा था। तब उसे उस आदमी की सूरत याद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि उसे देखकर पहचान भी पाएगा या नहीं। पर अब वह सामने था तो उसकी सूरत बहुत पहचानी हुई लग रही थी। जैसे कि वह उसे एक मुद्दत से जानता हो। वह आदमी सीधी नजर से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि उसका चेहरा आंखों में बिठा लेना चाहता हो। पर बाशी अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, खिड़की की तरफ। खिड़की के बाहर पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। पेड़ की डाल पर एक कौआ पंख फड़फड़ा रहा था। वह एक लंबा वक्फा था, खामोश वक्फा, जिसमें कि उसके कान ही नहीं, गाल भी दहकने लगे। पैर में तेज खुजली उठ रही थी, फिर भी उसने उसे दूसरे पैर से दबाया नहीं। उसकी आंखें खिड़की से हटकर जमीन में धंस गईं और तब तक धंसी रहीं जब तक कि वह वक्फा गुजर नहीं गया। उन लोगों के चले जाने के कई क्षण बाद उसने आंखें दरवाजे की तरफ मोड़ी। तब थानेदार अहाते में खड़ा सब इंस्पेक्टर को डांट रहा था। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उसे यहाँ रोकना नहीं, चुपचाप दरवाजे के पास से निकालकर ले जाना। सब इंस्पेक्टर अपनी सफाई दे रहा था कि कसूर उसका नहीं, सिपाहियों का है। उन लोगों ने, लगता है, बात ठीक से समझी नहीं। थानेदार माफी मांगता हुआ उसके पास आया और आश्वासन देकर कि उसे फिर भी डरना नहीं चाहिए। वे लोग उसकी हिफाजत करेंगे, बोला। उसे पहचान लिया है न आपने? यही आदमी था न जिसने आप पर चाकू चलाना चाहा था? बाशी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उठते हुए उसे लगा कि उसके घुटने में खून जम गया है। उसे जैसे सवाल ठीक से समझ ही नहीं आया। वे जैसे अलग अलग शब्द थे जिन्हें मिलाकर उसके दिमाग में पूरा वाक्य नहीं बन पाया था। यह वही आदमी था न? उसके पैरों में पसीना आ रहा था। बगलों में भी साथ के कमरे में ठुकाई करते हुए पूछा जा रहा था, तू नहीं था तो कौन था कुत्ते के बीज? सीधे से बता दे, क्यों अपनी पसलियां तुड़वाता है? जवाब में मार खाने वाला न जाने क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब तक वाक्य उसके दिमाग में स्पष्ट हो गया था। जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उसे हाँ में देना था। यह बात पहले से ही तय थी, तब से ही जबकि उसे उस कमरे में लाया गया था। वह आदमी वही है, यह सब जानते थे, वह भी, थानेदार भी और दूसरे लोग भी। फिर भी उसके हाँ कहने पर ही सब कुछ निर्भर करता था। उसने कमीज के निचले हिस्से से बगलों का पसीना पोंछ लिया। फिर उसे ख्याल आया कि वह 2 दिन से नहाया नहीं है और कि मिन्नी हमेशा उसे सुबह नहाकर न आने के लिए ताना देती है। आज सुबह मिन्नी ठीक वक्त पर वहां पहुंची होगी। उसके वहां न मिलने से उसने जाने क्या सोचा होगा। उसे यह भी लग रहा था कि वह जाने कोट टाई पहनकर क्यों आया है। उसे क्या थाने में नौकरी के लिए दरख्वास्त देनी थी? आप क्या सोच रहे हैं? थानेदार ने पूछा। आपने उस आदमी को पहचाना नहीं? यह एक नया विचार था। अगर सचमुच उसने उस आदमी को न पहचाना होता और पहचानने के बाद भी इस वक्त अगर वह कह दे कि उसने नहीं पहचाना, पर इस विचार के दिमाग में ठीक से बनने के पहले की तय की बात उसके मुंह से निकल गई। हाँ, वही आदमी है। यह जवाब सुनते ही थानेदार व्यस्ततापूर्वक वहां से हट गया। सब इंस्पेक्टर पल भर उसकी तरफ देखता रहा, फिर यह कहकर कि अब आप घर जा सकते हैं। चाकू शनाख्त के लिए आपके पास वहीं भेज दिया जाएगा। वह भी वहां से चला गया। वह अपने में उलझा हुआ थाने से बाहर आया। बाहर की तेज खुली धूप में उसे अपना आप बहुत असुरक्षित और नंगा सा लगा जैसे वह अपना बहुत कुछ उस कमरे में छोड़ आया हो। कल तक का सारा संघर्ष, मिन्नी का चेहरा और आगे की सब योजनाएं। फुटपाथ, सड़क और खंभे पहले कभी उसे इतने सपाट और नंगे नहीं लगे थे। सामने जो पहली इमारत नजर आ रही थी
और जिसकी ओट में जाकर वह अपने को कुछ ढका हुआ महसूस कर सकता था, वह भी 100 गज से कम फासले पर नहीं थी। खुले में चारों तरफ से सबको दिखाई देते हुए उतना फासला तय करना उसे असंभव लग रहा था। अब मैं उस इलाके में नहीं रह पाऊंगा, उसने सोचा, और वह घर छोड़ देना पड़ा। तो और कहाँ रहूंगा? नौकरी तो अब तक मिली नहीं। उसने एक असहाय नजर से चारों तरफ देख लिया। एक खाली टैक्सी पीछे आ रही थी। उसने जेब के पैसे गिने और हाथ देकर टैक्सी को रोक लिया। फिर चोर नजर से आसपास देख उसमें बैठ गया। टैक्सी वाले को घर का पता देकर वह नीचे को झुक गया, जिससे खिड़की के बाहर सिवाय सिर के जिस्म का और कोई हिस्सा दिखाई न दे। पैर में खुजली बहुत बढ़ गई थी। वह उसी तरह झुके झुके कांपती उंगलियों से जूते का फीता खोलने लगा।